जीतने वाला कुछ अलग नहीं करता, बस वही चीजों को कुछ अलग ढंग से करता है। अंग्रेजी में कहते हैं द विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट डू थिंग्स डिफरेंटली। और इसके अलावा एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी और की तरह बनना चाहोगे तो आपकी तरह कौन बनेगा? ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से बनता है एक विश्वास। और हर चीज को हासिल करने के लिए, कामयाब होने के लिए विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, आज हम यहां पर इसलिए हैं ताकि एक पूरी प्लानिंग के साथ हम आगे अपने जीवन में चल सके। गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और फिलहाल हमारा गोल यह है कि हम 9th क्लास में हैं और हमारे 9th क्लास के अंदर हम बहुत अच्छे से आगे बढ़े, एक्सेल करें और तरक्की हासिल करें। यह हमारा मेन मुद्दा है। अब ये सारी चीजें कैसे होगी, कैसे की जाएंगी, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे पूरा का पूरा सिलेबस क्या है क्लास 9th का, और इसके अलावा यह भी बात करेंगे वो क्या चीजें इंपॉर्टेंट है बेटर मार्क्स हासिल करने के लिए और कामयाबी हासिल करने के लिए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं ताकि हम कामयाबी की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएं। बच्चे, सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप ये सोच रहे होंगे या बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे, सर प्लानिंग पहले से करें, अभी से करें, इसकी क्या जरूरत है, क्यों इंपॉर्टेंट है? याद रखिएगा, मैंने शुरुआत में आपसे कहा विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट डू थिंग्स डिफरेंटली। जीतने वाला कुछ अलग चीजें नहीं करता है, पर वही चीजों को कुछ अलग ढंग से करता है। तो जब बात करते हैं प्लानिंग की, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लाइंस है यहां पर। क्या है? एन आवर ऑफ प्लानिंग कैन सेव यू 10 hours ऑफ डूइंग। अगर आप सही ढंग से प्लान करेंगे तो आपके कितने सारे आवर्स बच जाएंगे। तो जो विनर्स होते हैं वो यही स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं, प्लानिंग को अच्छे से करते हैं, ताकि उनका बहुत सारा टाइम बच जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं ये सब कुछ करना कैसे है और आगे कैसे बढ़ना है, तो बिल्कुल जुड़े रहिए और अंत तक रहिएगा, ताकि हर एक चीज का जवाब आपको यहां पर मिलने वाला है। नाउ, सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए जब हम क्लास 9th के अंदर हैं, वो है आपके 4 सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स। सो क्लास 8 के अंदर आप जानते हैं आपके 4 सब्जेक्ट्स नहीं थे, पर यहां पर आपके अब 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो इकोनॉमिक्स इस बार आपको 9th क्लास में पढ़नी है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आगे बढ़ने के पहले एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से हम शुरुआत करने जा रहे हैं कामयाबी की। तो क्या वो सीक्रेट है, क्या वो कामयाबी का सीक्रेट है? दैट इज, आप जब भी पढ़ाई करें, कुछ भी पढ़े, अपने जीवन के लिए, सफलता के लिए पढ़े, तो याद रखिएगा एक्शन प्लस बिलीफ प्लस कंसिस्टेंसी, ये तीनों चीजें अगर आपके जीवन में हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस। इसका मतलब है कि हमें एक्शन करना है, सिर्फ प्लान नहीं करना है। तो आज जो हम यहां पे बात करने वाले हैं, सिर्फ प्लानिंग की बात नहीं करेंगे, उस पे हमें एक्शन भी तो लेना पड़ेगा। हमने प्लान बहुत अच्छे से बनाया, पर पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब पढ़ाई करने का मतलब है एक्शन। अब विश्वास भी करना पड़ेगा, यस मैं बहुत अच्छे तरीके से करूंगा, मेरा एग्जाम्स बहुत अच्छे से जाएंगे और मैं बहुत अच्छे नंबर्स लेके आऊंगा और बहुत अच्छे से पास हो जाऊंगा। दैट इज योर बिलीफ। ये विश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए और लगातार रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी। 2 दिन पढ़ लिए और 1 महीना छोड़ दिया, इससे सफलता हासिल नहीं होगी बच्चे। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। थोड़ा 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 करके ही बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्लानिंग में ये समझते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, कितने नंबर्स कौन से सब्जेक्ट के हैं, ये सारी चीजें जान लेते हैं। तो थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं। तो यहां देख सकते हैं, यहां पर हमारे 4 बुक्स हैं। तो पहले ये आपका है जहां पे आप हिस्ट्री 20 मार्क्स, ज्योग्राफी 20 मार्क्स, पॉलिटिकल साइंस आपका है 20 मार्क्स, इकोनॉमिक्स की बात करें 20 मार्क्स। तो यहां पर आपके हो गए 80 मार्क्स। पेपर तो अगर आप सोच रहे हैं तो पेपर 80 मार्क्स का होता है,
पर ओवरऑल मार्क्स तो 100 होते हैं, तो बाकी के जो 20 मार्क्स हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट में काउंट किए जाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये इंटरनल असेसमेंट क्या होता है, इसके मार्क्स कैसे मिलते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्लास 9th और 2025-26 अगर इंटरनल असेसमेंट की बात करें, 20 मार्क्स की बात करें, ये कहां से आएंगे, कैसे होते हैं, इसको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं टाइप ऑफ असेसमेंट क्या है आपका, पीरियोडिक असेसमेंट होता है जहां पे पेन पेपर टेस्ट होगा आपका, रिटन एग्जाम 5 मार्क्स। अगर बात करें मल्टीपल असेसमेंट, इसमें क्विज, डिबेट, रोल प्ले, ये सारी चीजें जो है आप देख सकते हैं, इसका 5 मार्क्स। अगर बात करें सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट एनरिचमेंट, यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स, ओके, आर्ट इंटीग्रेटेड पीपीटी बनानी पड़ सकती है आपको, इसके आपके 5 मार्क्स हैं। और पोर्टफोलियो जैसे क्लास वर्क हो गया, ओके, जर्नल्स हो गए आपके, पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटीज हो गए, ओके, तो ये सारे आपके 5 मार्क्स हैं। अब यहां एक चीज याद रखिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो यहां पे ही आपको जान लेना है। तो यहां पर 2 चैप्टर्स हैं आपके, हिस्ट्री का चैप्टर 4 है और ज्योग्राफी का चैप्टर 5 है। अब इस चैप्टर से आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है, इसके भी आपके 5 मार्क्स इंक्लूडेड है। तो ये हो गए हमारे ओवरऑल 20 मार्क्स, जो किसमें आ रहे हैं, हमारे इंटरनल असेसमेंट में, ताकि हमें शुरुआत से क्लियर हो, ठीक है। अब आगे अगर बात करें तो यहां देख सकते हैं हम हिस्ट्री की अगर बात करें कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, दूसरा है आपका सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, तीसरा है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। अब चौथा चैप्टर अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। यहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या है ये, आपका इनडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट एज अ पार्ट ऑफ मल्टीपल असेसमेंट, असेसमेंट के लिए लिया जाएगा, जैसे कि इंटरनली असेस फॉर 5 मार्क्स। सो ये आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए काउंट होगा। कौन सा चैप्टर, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। और पेस्टलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड की अगर बात करें, याद रखिएगा ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपको पीरियोडिक असेसमेंट के लिए लिया जाएगा, मतलब आपका जो फाइनल एग्जाम होगा, आखिरी एग्जाम होगा, उसमें ये चैप्टर आपका नहीं आएगा, मतलब इसमें से कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे फाइनल एग्जाम्स। याद रखिएगा ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सीबीएसई ने जो डिक्लेयर किया है उसी सिलेबस को हम बच्चे देख रहे हैं यहां पर, है ना। तो यहां देख सकते हैं आपके 20 मार्क्स का है, बट यहां पर 18 जो है आपका थ्योरी है, 2 मार्क्स आपका मैप आएगा, कौन से, इससे, हिस्ट्री से, ठीक है। और याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोट करना है, चैप्टर 4 प्रोजेक्ट, ओके, ज्योग्राफी का जो चैप्टर 4 है वो प्रोजेक्ट के लिए है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो है, और चैप्टर 5 जो है आपका असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट, जो आपका पेस्टलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड है, ये सिर्फ पीरियोडिक असेसमेंट के लिए होगा। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चे, हम ज्योग्राफी की बात करें तो देखिए इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है, ड्रेनेज है, क्लाइमेट है। याद रखिएगा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये जो चैप्टर है बच्चे, ओनली मैप पॉइंटिंग टू बी इवैल्यूएटेड इन द एनुअल एग्जामिनेशन, मतलब एक तो ये चैप्टर जो है प्रोजेक्ट के लिए है ही सही, बट फाइनल एग्जाम्स के लिए इसमें से सिर्फ मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा और थ्योरी इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो ये याद रखना है हमें, ठीक है। सो अच्छा प्रिपरेशन वही होता है जहां पे आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप जो हद से ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ोगे, जो उससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है, तो उससे आपका समय बच जाएगा, टाइम बच जाएगा, ठीक है। और पॉपुलेशन चैप्टर भी है, तो याद रखिएगा। सो यहां पर ये सारे चैप्टर्स हैं, ज्योग्राफी के चैप्टर हैं, तो याद रखिएगा चैप्टर 5 ओनली मैप बेस्ड इवैल्यूएशन इन फाइनल्स, और चैप्टर 4 जो हिस्ट्री का हमने देखा वो आपका है प्रोजेक्ट वर्क के लिए है, ठीक है, रिकॉल करना जरूरी है। फर्दर याद रखिएगा ज्योग्राफी के लिए 3 मार्क्स का आपका मैप आएगा, मतलब 5 मार्क्स का टोटल फाइनल एग्जाम में मैप होगा, 2 हिस्ट्री का 2 मार्क्स, 3 मार्क्स फ्रॉम ज्योग्राफी। अब बात करते हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम सिविक्स कहते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, चैप्टर 1 है, फिर है आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, फिर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, फिर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, फिर है डेमोक्रेटिक राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 20 मार्क्स हैं। याद रखिएगा बच्चे, यहाँ पर पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चंस इससे आएंगे, और सोशल साइंस के अंदर हमारा चैप्टर वेटेज नहीं है, जैसे इस चैप्टर के इतने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर से इतने आएंगे, ऐसा नहीं है। ओवरऑल इन पूरे चैप्टर में से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 3 मार्क्स के हो सकते हैं, 5 मार्क्स के हो सकते हैं, इट डिपेंड्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। तो इस साल पहली बार आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं एज ए सेपरेट सब्जेक्ट,
एज अ सेपरेट सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो आप याद रखिएगा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, यहां पे ये चैप्टर जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके पीरियोडिक असेसमेंट के लिए है, मतलब फाइनल एग्जाम में ये चैप्टर नहीं आएगा, नहीं पूछा जाएगा इनसे कोई क्वेश्चंस, ठीक है। देन वी हैव पीपल एज अ रिसोर्स, देन वी हैव पॉवर्टी एज अ चैलेंज, देन वी हैव फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये बाकी सारे चैप्टर्स जो है ये फाइनल एग्जाम में भी आपके कंप्लीट आएंगे, ठीक है, 20 मार्क्स। फर्दर अब बात करते हैं मैप सिलेबस। तो मैप के अंदर हमने बात कर ली, तो फाइनल एग्जाम्स के अंदर तो 2 मार्क्स हिस्ट्री एंड 3 मार्क्स ज्योग्राफी, वो तो फाइनल के लिए हो गया। पर सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है मैप के लिए, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। नाउ चैप्टर वाइज चलेंगे, पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन, इस चैप्टर से क्या मैप के लिए क्वेश्चंस आएंगे, कहां से आएंगे बच्चे, तो यहां देख सकते हैं आउटलाइन मैप ऑफ फ्रांस, इस पे आपको मार्क करना होगा। ये लोकेट करने के लिए हो सकता है, लेबल करने के लिए हो सकता है, या आइडेंटिफाई करने के लिए भी हो सकता है। ओके, सो ये 4 प्लेसेस आपको लोकेट करने पड़ सकते हैं, लेबल करने पड़ सकते हैं, आइडेंटिफाई करने पड़ सकते हैं। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, तो यहां आप देख सकते हैं इस पे क्या क्वेश्चन आएगा आपका, वर्ल्ड वॉर 1 कंट्रीज, सेंट्रल पावर्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की, एलाइज अगर फ्रांस, यूके, रशिया, यूएसए, इस पर ये क्वेश्चंस आ सकते हैं लोकेट, लेबल, आइडेंटिफाई करने के लिए। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इस पे वर्ल्ड वॉर 2 कंट्रीज, एक्सिस पावर्स, जर्मनी, इटली, जापान, एलाइज, यूके, फ्रांस, यूएसएसआर, यूएसए, ओके, लोकेट, लेबल एंड आइडेंटिफाई के लिए पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मैप सिलेबस फॉर हिस्ट्री, ठीक है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर की बात करें, इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो यहां देख सकते हैं इंडिया के स्टेट्स एंड कैपिटल्स पता होने चाहिए हमें, एरियाज टू लोकेट, लेबल एंड आइडेंटिफाई के लिए आ सकता है, ठीक है। यहां देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये लोकेशन एंड लेबलिंग के लिए आ सकता है, टू लोकेट एंड लेबल, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज, इट कैन बी फॉर लोकेटिंग, लेबलिंग एंड आइडेंटिफाइंग। दूसरा चैप्टर है आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यहां पर देखिए आप माउंटेन रेंजेस, तो ये सारे माउंटेन रेंजेस आपको पता होने चाहिए जो यहाँ पे स्पेसिफाइड है, ठीक है, ओके। दूसरा है आपका पीक्स, जैसे K2 हो गया, कंचनजुंगा हो गया, अनायमुड़ी हो गया, सो दिस इज पीक्स, आपको ये याद रखने हैं। फिर प्लेट्यूज की बात करें, डेक्कन प्लेट्यू हो गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, मालवा प्लेट्यू हो गया, ठीक है। और फिर कोस्टल प्लेन्स की बात करें, कोंकण, मलबार, कोरोमंडल, ये लोकेशन एंड लेबलिंग के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया ज्योग्राफी का, तो याद रखिएगा 2 मार्क्स आपका हिस्ट्री, 3 मार्क्स आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं फाइनल में। नाउ फर्दर अगर बात करें तो याद रखिएगा ज्योग्राफी के जो बाकी के चैप्टर हैं, ड्रेनेज, अब इसमें से मैप बेस्ड क्वेश्चन कहां से आएंगे बच्चे, जैसे कि हिमालयन रिवर सिस्टम है, इंडस, गंगा एंड सतलुज, ओके। फिर पेनिनसुलर रिवर्स है, नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, और लेक्स भी हैं आपके, तो ये आपका हो गया ड्रेनेज के लिए। फिर है हमारा क्लाइमेट, क्लाइमेट से क्या क्वेश्चंस आएंगे मैप बेस्ड, एनुअल रेनफॉल इन इंडिया, याद रखिएगा हमारे बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में ऑलरेडी ये मैप्स हैं, तो हमें उन मैप्स को देखना है, प्रैक्टिस करना है, राइट। सो एनुअल रेनफॉल इन इंडिया, मॉनसून विंड डायरेक्शन, सो इस पे बेस्ड आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे फॉर लोकेशन, लेबलिंग एंड आइडेंटिफाइंग। और लास्ट जो चैप्टर है पॉपुलेशन, इस पे क्या क्वेश्चन आएंगे मैप बेस्ड बच्चे, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ऑल स्टेट्स, तो हमें पता होना चाहिए सारे स्टेट्स की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। फिर द स्टेट हैविंग हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो ये भी हमें पता होना चाहिए मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये जो सिलेबस हम देख रहे हैं ये मैप बेस्ड सिलेबस है, राइट। अब बात करते हैं बच्चे कि किस तरह के क्वेश्चंस क्लास 9th में पूछे जाएंगे, क्या वो पैटर्न है। याद रखिएगा 9th जो है आपकी सीढ़ी है 10th की कामयाबी हासिल करने के लिए भी, तो मान के चलिए आप 10th क्लास की प्रैक्टिस अभी से कर रहे हैं, क्योंकि जो पैटर्न है वो सिमिलर है, क्वेश्चंस जिस तरह के आएंगे वो भी सिमिलर होंगे, तो इससे आपका और कॉन्फिडेंस बनने वाला है। तो याद रखिएगा किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एमसीक्यूज हैं, ट्रू फॉल्स हैं, मैचअप्स आएंगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, केस स्टडीज आएंगे एंड मैप वर्क आएगा। तो चलिए इसका भी पैटर्न देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो एग्जामिनेशन फॉर्मेट देख लीजिएगा किस तरह का फॉर्मेट होता है। याद रखिएगा सीबीएसई की तरफ जो फॉर्मेट है वो आपका क्लास 10th एंड 9th का फॉर्मेट जो है वो सिमिलर है, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा बच्चे, राइट। तो यहां देखिए सेक्शंस कितने हैं, F तक सेक्शंस हैं आपके। अगर सेक्शन ए की बात करें यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं 20, फाइनल एग्जाम की बात कर रहे हैं बच्चे हम, ठीक है। और 1 मार्क्स रहेगा एक क्वेश्चन के लिए, तो ओवरऑल वेटेज हो गया 20। फिर है आपका सेक्शन बी की बात करेंगे तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 4 आएंगे, ओके, 2 मार्क्स ईच।
तो यहाँ पे 8 मार्क्स हो गए। फिर सेक्शन सी की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 हो गए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है बच्चे, कितने मार्क्स के होंगे? 3 मार्क्स के लिए, टोटल वेटेज हो गया 15। फिर हमारा सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आएंगे? 4 क्वेश्चंस आएंगे, मार्क्स पर क्वेश्चन 5, तो 20 मार्क्स हो गए यहाँ पर। फिर सेक्शन ई जो है 3 क्वेश्चंस आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जहां पे आपको केस दिया जाएगा, ओके, एक स्टोरी दी जाएगी, एक पैराग्राफ दिया जा सकता है टेक्स्ट बुक में से, और उसके बेस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कितने क्वेश्चंस हैं आपके? 3, 4 मार्क्स ईच, तो 12 मार्क्स इसके हो गए। फिर है हमारा सेक्शन एफ, यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ याद रखिएगा, हिस्ट्री का 2 मार्क्स, ज्योग्राफी का 3 मार्क्स, तो ओवरऑल हो गया आपके 5 मार्क्स। तो ये हो गया आपका टोटल पेपर 80 मार्क्स का, और 20 मार्क्स तो हम जानते हैं इंटरनल असेसमेंट है, राइट। आगे बात करते हैं बच्चे कैसे स्टडी करें। अब यहां से हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे, किस तरह से पढ़ाई करेंगे, ताकि एक अच्छा सा स्ट्रक्चर्ड प्लान हमारा हो। तो इसके लिए एक बात इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है? डोंट वॉच द क्लॉक, डू व्हाट इट डज, कीप गोइंग। बहुत सारे बच्चे तो टाइम देखते रहते हैं, और टाइम तो निकलता जाता है, पर हमें उस क्लॉक को नहीं देखना है, हमें उस क्लॉक से सीखना है, हमें उस वॉच से सीखना है। काटा कभी रुकता नहीं है बच्चे, टाइम कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है, हमें भी चलते रहना चाहिए, पढ़ाई करते रहना चाहिए, वी हैव टू बी रेगुलर, और तभी जाके हम सफल हो पाएंगे। थोड़ा 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 करके आप पढ़ेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी अंत में आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या प्लान है हमारे पास, किस तरह से हम अपनी 9th क्लास को कॉन्कर करेंगे, अच्छे से अचीव करेंगे, अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। सो अप्रैल मंथ में कैसे पढ़ेंगे, एक प्लान है, ओके, जो आपको मदद करेगा कि किस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं। सो अप्रैल के मंथ में आप कौन से चैप्टर कवर कर सकते हैं? इंडिया साइज एंड लोकेशन प्लस स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। मई की बात करेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अगर जून की बात करें, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। जुलाई की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन प्लस पीपल एज ए रिसोर्स। अगस्त की बात करें, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर प्लस ड्रेनेज। और सितंबर मंथ बहुत सारे स्कूल्स में हाफ ईयरली होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, तो यहां पर आप रिवाइज कर लेंगे, यहां पे आप क्या कर लेंगे? रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर अक्टूबर से बात करेंगे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स प्लस क्लाइमेट पढ़ेंगे हम। फिर हम बात करेंगे नवंबर की पॉवर्टी एज ए चैलेंज प्लस नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। याद रखिएगा फाइनल एग्जाम में ये मैप वर्क के लिए आएगा, प्लस वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो ये चीज याद रखना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है कुछ, ओके। फिर है दिसंबर में हम पढ़ाई करेंगे फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, ये प्रोजेक्ट वर्क के लिए है, प्लस पॉपुलेशन। तो अधिकतर क्या होता है बच्चे, ज्यादातर जो चैप्टर प्रोजेक्ट वर्क के लिए होता है उसमें से क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते हैं ज्यादातर, पर कुछ कुछ शायद स्कूल फॉलो नहीं करते हो तो वो अलग बात है, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें, फाइन। फिर है हमारा, हम बात करेंगे जनवरी की। तो जनवरी में हम देख सकते हैं डेमोक्रेटिक राइट्स प्लस फूड सिक्योरिटी इन इंडिया प्लस पेस्टिलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ओके। पेस्टिलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड जो है आपका फाइनल एग्जाम के लिए नहीं पूछा जाएगा, आखिरी एग्जाम के लिए नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ आपका पीरियोडिक असेसमेंट के लिए ही है। तो ये आगे जाके फाइनल एग्जाम्स के लिए हमें पढ़ना नहीं है, ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो प्लानिंग का मकसद ही यही है कि हम जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको खत्म करें और सही जगह पर टाइम हम दे पाए और अच्छे से मार्क्स ऑब्टेन कर पाए। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जब हमें पता है कि सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या अवॉइड करना है, तो अब बात करेंगे कि वो टेक्निक्स क्या है, तरीके क्या है जिससे हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले टेक्स्ट बुक। सो बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं, सर कहां से पढ़ना चाहिए? तो याद रखिएगा बच्चे, एक आदत डाल दीजिए अब के लिए भी और आगे के लिए भी, जो आपको बहुत फायदा देगा। टेक्स्ट बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे पहले हमें बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, उसके बाद जाकर आप कुछ एक्स्ट्रा देख सकते हैं, और एलन के मॉड्यूल्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर लेंगे। बाकी सारी चीजें उसमें बहुत अच्छी सिंप्लीफाइड तरीके से, बहुत सारी चीजें पूरी तरीके से अच्छे से कवर की गई है। बट याद रखिएगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब टेक्स्ट बुक की बात करते हैं, नया सेशन है 2025-2026, तो याद रखिएगा नई किताब से पढ़ना बहुत जरूरी है। 2025-2026 रीप्रिंट एडिशन से पढ़ना बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे, सर ये किताब कहां मिलेगी अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है? अगर आपके वहां पर किताब अवेलेबल नहीं है 2025-2026 रीप्रिंट एडिशन, डोंट वरी, मैं बताता हूं आपको। आप गूगल पे जा सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं चैप्टर का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल यहां देख सकते हैं आप, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, क्लास 9th 2025-26 पीडीएफ। ये डालेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर यहां पर आ गया और यहां लिखा हुआ है
रीप्रिंट 2025 2026 इस पीडीएफ को इस्तेमाल करना है आपको, इससे पढ़ाई करनी है आपको, क्योंकि नई किताब में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, डेटा कुछ चेंज हो सकता है। जैसे कि यहां देखिए, यहां लिखा हुआ आएगा, यहां लिखा हुआ आएगा, क्या लिखा हुआ आएगा, रीप्रिंट 2025 2026। तो ये चीज हमें याद रखनी है, क्योंकि जितनी नई किताब से पढ़ोगे उतना आप अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे, क्योंकि डेटा में वेरिएशंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, तो इसका हमें बिल्कुल ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को कैसे आसानी से पढ़ सकते हैं। बेस्ट तरीका जो है हिस्ट्री को पढ़ने का, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वो है आपका टाइमलाइन। तो आप टाइमलाइन कैसे बनाएंगे, तो यहां देख सकते हैं एक चैप्टर का एग्जाम्पल है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है। तो यहां देख सकते हैं एक तरफ आपने ईयर मेंशन किया, दूसरी तरफ आपने उसके क्या हुआ उस ईयर में आपने मेंशन किया। अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़ा सा छोटा सा अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स के अंदर यू कैन मेंशन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पर याद रखिएगा टाइमलाइन, ये सारे स्ट्रेटेजीज तब काम आएंगे जब आपने सबसे पहले पूरी तरीके से चैप्टर पढ़ लिया है। तो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर बिना पूरे चैप्टर पढ़े सीधा हम टाइमलाइन से पढ़ सकते हैं। आप पढ़ तो सकते हो, पर आपको समझ में ज्यादातर नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तब समझ में आएगा जब आप पहली बार एक बार अच्छे से चैप्टर पढ़ लो। उसके बाद में जब रिवीजन करना है, रिवाइज करना है, तो ये चीजें समय बचाती हैं। बहुत सारे बच्चे गलत तरीके से सोचते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट क्या करते हैं, वो सोचते हैं डायरेक्ट इसी से पढ़ लूंगा टाइम बच जाएगा। इससे टाइम तो बच जाएगा बच्चे, पर पूरी नॉलेज हासिल नहीं होगी। तो सबसे पहले तो कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, फिर जब रिवीजन की बात आती है तब जाके इन टाइमलाइंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत आसान तरीके से आपको रिवीजन में मदद कर देंगे, ठीक है। तो वैसे तो मैं बस आपको दिखा दूंगा कि ये पूरा का पूरा टाइमलाइन है जो आपकी मदद करने वाला है। किस तरह से बनाए देखिए, आप ईयर मेंशन कर रहे हैं, क्या हुआ, और थोड़ा सा उसके बारे में आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं पूरा कंप्लीट चैप्टर है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक क्या हुआ आप देख सकते हैं, ईयर वाइज आप देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा बच्चे, इससे आपकी लर्निंग जो है बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी, और बहुत अच्छे से आप रिवीजन कर पाएंगे, पूरा पूरा चैप्टर आप कंप्लीट कर लेंगे। स्ट्रेटेजी ऑफ टाइमलाइन, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है शॉर्ट नोट्स। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर नोट्स कैसे बनाएं। बच्चे याद रखिएगा, जैसे कि एक चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। अब इसमें सब टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो पहला 1.1 जो है क्या बोल रहा है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो यहां पर मैं अपने वर्ड्स में लिख सकता हूं कि यहां पर मैंने क्या पढ़ा। जैसे कि यहां पे फॉर एग्जांपल डेफिनेशन पढ़ी, तो डेफिनेशन मैंने शॉर्ट में लिख दी। फिर मैंने देखा की फीचर्स भी डिस्कस हुए हैं यहां पर इस टॉपिक में, तो कुछ की फीचर्स लिख दिए। तो इससे मुझे याद हो जाएगा कि 1.1 क्या कवर कर रहा है, तो रिवीजन में हेल्प मिलेगी। दूसरा आप देख सकते हैं यहां पर इसी में है व्हाट इज डेमोक्रेसी के अंदर ही डिबेट ऑन डेफिनेशन। जो डेफिनेशन दिया गया है उस पर डिबेट हो रहा है। क्या डिबेट है, मैंने अपने शब्दों में लिख लिया। जरूरी नहीं है कि ऐसे के ऐसे फॉलो किया जाए, जितना आप अपने वर्ड्स में, ओके। सो इफ यू राइट इन योर ओन वर्ड्स, जितना आप अपने शब्दों में लिखेंगे उतना ही आसानी से आप लर्न कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, समझने के लिए है कि कैसे बनाना है, ठीक है। फिर है 1.2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी टॉपिक है, ठीक है। 1.2 में तो आप उसके मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, तो ये आपका टॉपिक है वहां पर। तो वहां पे आपने क्या पढ़ा लिख लीजिए। फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन, फिर आपने वहां क्या पढ़ा लिख लीजिए। फिर पॉलिटिकल इक्वालिटी, वहां क्या पढ़ा लिख लीजिए। तो ये जो चीजें हैं क्या होगा बच्चे, ये आपको हेल्प करेगी चैप्टर अंडरस्टैंड करने में भी, और फिर बाद में रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी आपको बच्चे, ठीक है। मेहनत से जो भी चीज करते हैं ना उसका फायदा जरूर होता है, और हम उसको दिल लगा कर पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। फिर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, अगर हम बात करें रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, तो यहां देख सकते हैं टॉपिक वाइज चल रहे हैं, और उस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा हम अपने शब्दों में लिखेंगे, ठीक है ना। फिर 1.3 व्हाई डेमोक्रेसी, इसमें क्या पढ़ा हमने, क्या टॉपिक्स है उसके बारे में क्या पढ़ा आप लिख लीजिए, ओके। तो आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी आ जाएगा, ठीक है। फिर ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी 1.4। सो 1.4 जो है आखिरी टॉपिक है आपका, तो यहां आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है, एक तो तरीका हो गया आपने टॉपिक्स लिख लिए, उसके नीचे लिख लिया आपने उस टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ा। दूसरा तरीका है टॉपिक्स लिख लिए और उसके बाद क्या क्वेश्चंस है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए यहां पे व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये टॉपिक है। अब सीधा का सीधा आप इसका क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस क्या है अलग अलग तरीके से रिपीट होते रहते हैं, तो मैं 5 क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं।
आंसर उसका वही है, तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो सबसे बढ़िया यह है कि अंडरस्टैंड कीजिए, रटना नहीं, समझना है। समझ के पढ़ाई करोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, अपनी जिंदगी को बेटर बनाने के लिए पढ़ाई करना चाहिए बच्चे। तो ये चीजें अगर आप शुरुआत से अपने अंदर डाल लोगे तो बहुत आगे जाओगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहां पर एग्जाम्पल्स है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपकी मदद करेंगे, जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हम लिख सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस बना सकते हैं, क्योंकि किसको अंडरस्टैंड करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है। तो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन लिख लीजिए और उसके आंसर में कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए, ताकि आपको वो टॉपिक कवर हो जाए। तो ये एक तरीका है जहां पे हम टॉपिक का क्वेश्चंस लिखते चले जाएं और इसको हम रिवाइज करें। जैसे टॉपिक 2 है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो यहां देख सकते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस लिख के आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। याद रखिएगा बच्चे, ये सारी चीजें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, तरीके दिखा रहा हूं, ये रेफरेंस के लिए है। फिर आप अपना तरीका लगाकर अपनी लैंग्वेज से उसको लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं अलग अलग क्वेश्चंस हैं यहां पर और जो आपकी मदद करने वाले हैं। तो सारा का सारा चैप्टर क्वेश्चन की तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। तो उस टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप पढ़ते जाएंगे ना, तो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, क्योंकि हर एक बच्चे का समझने का, पढ़ने का तरीका अलग है। तो जिसको जो पसंद है, जिस तरह से वो पढ़ सकता है, उस तरह से वो पढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि इसी से पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, सो यहां पर देख सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स है और अलग अलग टॉपिक्स पे आप अलग अलग क्वेश्चंस लिख सकते हैं और अलग अलग क्वेश्चंस के हिसाब से आप उस टॉपिक्स को, उस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये एक अलग तरह की स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, अगला तरीका है माइंड मैप। अब ये माइंड मैप क्या होते हैं बच्चे, तो आप यहां देख सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे माइंड मैप में, तो यहां क्या हुआ है, चैप्टर है क्लाइमेट, तो वहां पे टॉपिक क्या है, फैक्टर कंट्रोल क्लाइमेट, फैक्टर्स दैट कंट्रोल्स क्लाइमेट। ठीक है, तो हमने फैक्टर्स लिख दिए। अब इसके नीचे आप अपने वर्ड्स में एक दो लाइन लिख सकते हैं, ताकि आपको याद आ जाए, उसका मतलब याद आ जाए। ठीक है, ऐसे ही आपने टॉपिक्स लिख लिए, उसके अंदर जो सब पॉइंट्स है वो लिख लीजिए। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे आप तुरंत रिवाइज कर पाएंगे, बहुत आसानी से रिवाइज कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको रिवीजन में बहुत मदद करती है, टाइम बचाती है। तो याद रखिएगा, सही ढंग की प्लानिंग करोगे तो बहुत आगे जाओगे, सही तरीके से आगे जाओगे। और ये आदतें इतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको आगे सफलता दिला सके। ठीक है, फिर बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर टाइम ही नहीं मिल पाता। बच्चे टाइम तो तब मिलेगा ना जब टाइम को मैनेज करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं, एक पेज लीजिए, उस पे 1 2 3 4 करके 24 तक लिख लीजिए। अब 24 आवर्स है, अब 24 आवर्स में आप लिख लीजिए कि आप कितना समय क्या करने में बिता रहे हैं। आइडेंटिफाई कीजिए कि कितना ऐसा समय है जो आप वेस्ट कर रहे हैं, कहां यूटिलाइज कर रहे हैं। आपको पता पड़ जाएगा कि आपके पास कितना समय है। और एक टेक्निक जरूर बताऊंगा आपको, जिसको हम कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। अब बहुत सारे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, वो कहते हैं, कंप्लेन करते हैं, सर मैं तो इतना पढ़ाई करता हूं, याद नहीं रहता। बच्चे, ज्यादा पढ़ने से याद नहीं होता है, तरीके से पढ़ने से याद होता है। ब्रेक लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अपने आप को टारगेट दीजिए, मैं बैठा हूं, मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो मैं इसको 25 मिनट्स में कंप्लीट कर लूंगा। ओके, तो आप अपने आप को टारगेट दीजिए। अब ये टेक्निक्स क्या बताती है, पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट स्टडी। मैंने 25 मिनट लगातार पढ़ाई की, पूरे जोश के साथ, पूरे फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ। अब वो होने के बाद में मैंने 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। अब 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद में थोड़ा पानी पी लिया, थोड़ा इधर उधर थोड़ा सा मैं घूम लिया, ओके, रिफ्रेश हो गया थोड़ा सा, फिर आके वापस बैठ गया, फिर मैंने कंटिन्यू किया। सो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। ऐसे नहीं कि एक बार बैठ गए तो 4 घंटे लगातार पढ़ते रहे, नहीं। हमारा माइंड है, ब्रेन है, थोड़ा उसको भी रेस्ट चाहिए। एक तरीके से फॉलो करेंगे, अपने आप को टारगेट देंगे, छोटे छोटे टारगेट। ये 2 टॉपिक मुझे अभी कंप्लीट करने हैं, इसके बाद में ये कंप्लीट करना है, इसके बाद में ये कंप्लीट करना है। ठीक है, इससे आप और भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। फिर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज आपको बहुत मदद करेगी। जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो याद रखिएगा, हम अंडरस्टैंड करें, हम फिर उसको प्रैक्टिस करें, फिर हम उसको रिवाइज करें। फॉर एग्जाम्पल, यहां देखिए आप, ड्रेनेज चैप्टर है बच्चे। फर्स्ट लर्न रिवर ओरिजिन्स, पहले तो आप रिवर्स के बारे में पढ़िए। ठीक है, जैसे कि हिमालयन रिवर्स हो गया आपका, अंडरस्टैंड कीजिए। फिर आप ड्रॉ मैप, मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर अपने आप को सवाल पूछिए आप कि वो कहां से ओरिजिनेट हो रही है, उसके क्या क्या नाम है, ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन से हैं। तो आपको रिवाइज हो जाएगा। मतलब सबसे पहले तो मैं अंडरस्टैंड करूंगा, पढ़ूंगा, फिर मैं प्रैक्टिस करूंगा, फिर मैं अपने आप को टेस्ट करूंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस, रिवाइज, ये लगातार अगर आप करते रहेंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होने वाली है बच्चे। राइट,
तो बच्चे याद रखिएगा, ये सबसे लास्ट है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? बहुत सारे बच्चे आप सोच रहे होंगे, है ना, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। बहुत सारे बच्चे कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, पर कामयाबी अगर आपको हासिल करनी है तो बैठे नहीं रहना है। जागो, उठो, विश्वास भरो अपने अंदर और शुरू करो आज से। छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा, एक एक स्टेप लोगे ना बच्चे, तो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ोगे आप। और याद रखना है, हर एक बच्चा अपने आप में बहुत अलग है, बहुत बेहतर है। तो अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करनी है, अपना कंपटीशन अपने साथ रखना है। मैं कल कहां था, मुझे आज उससे थोड़ा सा आगे होना है, तो अपना कंपटीशन अपने साथ। और इसी के साथ जो है आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, कामयाब बनोगे और बहुत तरक्की हासिल करोगे। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आई विश आप सब बहुत कामयाबी हासिल करें, खूब आगे जाएं और खूब तरक्की हासिल करें। सो ये सारी चीजें जो आज हमने डिस्कस करी है, ये सारी चीजें आपकी बहुत मदद साबित हो सकती है, ये सारी चीजें आपकी बहुत हेल्पफुल साबित होगी आपको और आपको जरूर कामयाबी दिलाएंगी। सो थैंक यू सो मच और आगे बढ़ते रहिए और बिना किसी डर के आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू।